हेलो बच्चों, अपन ने पढ़ लिया था। अपन पढ़ रहे थे पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, और पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था पहले बताना। जेड इफेक्टिव पढ़ लिया था, उसके बाद में रेडियस, उसके बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक लास्ट में जो पढ़ा था उसको कहेंगे, आज जो पढ़ना है उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है ये देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है अपन ने पहले पढ़ा था, जैसे आई ई पढ़ा है, ई ए पढ़ा है। ठीक है, उन दोनों में ही मैंने बताया था कि ये जो इंडिविजुअल अपन एटम्स पे उनको पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन ये वाला इंडिविजुअल एटम पे नहीं आएगा, ये वाला आएगा या तो डाई एटमिक, या जैसे मॉलिक्यूल में आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल में भी ये सिर्फ डिस्कस किया जाएगा, वो डाई एटम्स के बीच में किया जाएगा, दो एटम्स के बीच में इसका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे अपन कि ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिकली अपन ने जेड इफेक्टिव देखा था, तो जेड इफेक्टिव में अपन ने बताया क्या था। जेड इफेक्टिव ऐसा था कि जैसे न्यूक्लियस है और आउटर स्पेयर है, तो आउटर मोस्ट जो भी था, आउटर मोस्ट स्पेयर और उससे न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस थी, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, तो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स थे उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। उसी को अपन ने क्या बोला था, जेड इफेक्टिव बोला था। ठीक है, अब इसी में भी ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो एटम्स होते हैं, तो एक एटम अपने आउटर मोस्ट स्पेयर तक के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता ही करता है, साथ में प्लस जो उसके साथ डाई एटम्स जो होते हैं, तो दूसरा वाला जो एटम होता है उसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो एक पे तो आंशिक धनावेश आ जाता है और एक पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस आता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होगी, जिसकी ज़्यादा होगी उसी का तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से मूव हो जाएंगे, और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े मूव होने की वजह से उस पे तो आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, और दूसरे पे क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। ठीक है, तो अभी अपन समझते हैं इसको क्या होता है ये। देखो, जैसे मेरे पास ये डाई एटम्स हैं, तो ए और बी है। मैंने ऐसे मान लिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, बी की थोड़ी सी ज़्यादा होती है ए से। ठीक है, इसकी ज़्यादा होगी। बंद बनाने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन ये, पहले ध्यान दे लेना। एक बंद बनाने के लिए एक ये बंद, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें एकल बंद है, इसमें द्विबंध है, इसमें त्रिबंध है। ठीक है, तो एक बंद बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक बंद को बोलेंगे क्या, सिग्मा। ठीक है, दो बंद, एक बंद के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन के, दो बंद के लिए कितने चाहिए, चार इलेक्ट्रॉन, और तीन बंद के लिए ऐसे ही कितने चाहिए, छह इलेक्ट्रॉन। इसमें एक सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, इसमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। अब अपन देखेंगे कि ये जैसे मैंने लिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, बी की ज़्यादा मान ली है ए से। ठीक है, तो ज़्यादा मानने की वजह से जैसे ये बंद, अगर ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे कोई इसका आकर्षण नहीं है, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग जगह पे हैं। लेकिन अगर इनकी विद्युत ऋणता ऐसी है, बी की ज़्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, थोड़े से बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ए की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। देखो, अपन ने क्या किया था, जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अगर पूरा ही इलेक्ट्रॉन इसने अपना खो दिया तो इस पे प्लस आ जाएगा। इसने अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया था तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे तो पूरा प्लस और पूरा माइनस आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, इसका भी इस पे होल्ड तो है, लेकिन इसकी बजाय इसका होल्ड क्या है, ज़्यादा है। तो इस पे तो क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और इस पे क्या आ जाएगा, आंशिक प्लस। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब अपन देखेंगे कि अपन को विद्युत ऋणता का मतलब समझ में आ गया। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, बंद के दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को ही अपन क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणता बोलेंगे। ठीक है, बंधित होना चाहिए, इसमें क्या है, डाई एटम्स होने चाहिए, और ये कैसे होने चाहिए, बॉन्डेड फॉर्म में होने चाहिए। दो चीज ध्यान में रखनी है अपन आपको। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक इफेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम यही आएगा। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली हो जाएगा, सिग्मा इन्वर्सली, और साइज भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका एक फैक्टर और लगता है, वो होता है एस करेक्टर। एस करेक्टर भी इसको प्रभावित करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एस करेक्टर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये एस करेक्टर क्या होता है ये देखते हैं। एस करेक्टर जो होता है वो अपन निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें अपन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या इसको अपन बोलेंगे संकरण। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जैसे मानो मेरे पास एक S है और 3 इसमें क्या होते हैं, P कक्षक होते हैं, ये सबको पता है। अगर S और P ने आपस में भाग लिया हाइब्रिडाइजेशन करने में, तो एक S और एक P, तो ये Sp हो गया। अगर एक S और 2 P ने भाग लिया तो इसको क्या बोलेंगे, Sp2, और एक S और 3 P ने भाग लिया तो अपन इसको क्या बोलेंगे, Sp3। ठीक है, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक S और एक P Sp, एक S 2 P Sp2 हो जाएगा, एक S और 3 P Sp3। डिटेल्स में इसका डिस्कशन अपने अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका अपन को परसेंटेज निकालना है, या इसमें भी देखिए परसेंट एस करेक्टर देख लेते हैं। परसेंटेज निकालेंगे तो देखो S और P है, 2 ही ऑर्बिटल है इसमें, तो 2 ऑर्बिटल में जैसे S का परसेंटेज निकालेंगे, परसेंट S, 2 ऑर्बिटल है तो खुद का एक, टोटल कितना हो गया 2 और 100, तो S करेक्टर इसमें कितना आ गया 50। Sp2 का देखेंगे तो Sp2 में क्या देखेंगे, S करेक्टर देखेंगे तो खुद S 1 है, टोटल कितने हैं 3, और ये आ गया 100, तो इसमें क्या आ गया 33.33। नेक्स्ट अगर अपन Sp4 में S करेक्टर देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/1/4 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये समझ में आ गई कि इससे कैसे निकलता है। अब देखो परसेंटेज एस करेक्टर में सबसे ज़्यादा परसेंट एस करेक्टर Sp में होते हैं, उसके बाद किस में होते हैं Sp2 में होते हैं, उसके बाद में किस में होते हैं Sp3 में। अपन ने अभी निकाला है, इसका कितना है 50%, इसका कितना है 33.3, और इसका कितना है 25%। ठीक है, तो अगर ये परसेंट एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसे होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ही होगी, सबसे ज़्यादा करेक्टर हो जाएंगे Sp, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी Sp की, फिर हो जाएगा Sp2, और फिर हो जाएगा Sp3। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये Sp Sp2 कहाँ लगाना है। जैसे माना मेरे पास एक एटम है कार्बन, ठीक है, इससे मैंने ऐड कर रखा है हाइड्रोजन, ये Sp वाला कार्बन है, इधर इसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा होगा, ये Sp वाला हो गया। दूसरा मैंने माना ये Sp2 वाला हो गया। तीसरा मैंने माना अगर यही कार्बन है और ये Sp3 वाला हो गया। ठीक है, ये सिंपल से सिचुएशन है, एग्जाम्पल लेके अपन देख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, जो पहला कार्बन अपन ने एक कार्बन लिया है, एक हाइड्रोजन लिया है, तो है तो डाई एटॉमिक ही, लेकिन इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे। तो अपन देख रहे हैं कि एक तो कार्बन और हाइड्रोजन है, Sp वाला, Sp2 वाला और Sp3 वाला, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कार्बन की होगी, Sp वाले की, फिर Sp2 वाले की, फिर Sp3 वाले की। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी इससे कम है, और इसकी इससे कम है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हुए हुए मिलेंगे, इसमें थोड़े से बीच, इसमें थोड़े से कम शिफ्ट हुए रहेंगे, और इसमें और कम शिफ्ट होंगे। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो यहाँ पे जो माइनस आएगा वो इसका थोड़ा बड़ा होगा, फिर इसका थोड़ा छोटा, और इसका माइनस थोड़ा और छोटा। समझ में आ रहा है। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो जो भी प्रभावित करने वाले कारक थे, प्रभावित करने वाले कारकों में अपन ने 3 कारक अपन जनरली पढ़ते हैं, लेकिन आज एक चौथा कारक भी था, वो क्या था, परसेंट एस करेक्टर। ठीक है, और परसेंट एस करेक्टर में भी जैसे सबसे ज़्यादा अपन ने निकाल लिया था, तो Sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर किसकी आ गई थी Sp2 की, फिर Sp3 की, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि अपन को देखना है, जैसे
एक थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिएगा, मिटा देती हूँ मैं इसको। ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक बात और देख लो, अगर मेरे पास यहाँ पे है नियोन, ठीक है, नियोन का क्या है, नियोन का जो हाइब्रिडाइजेशन अपन देखेंगे तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6। ये पहली बात तो ये अक्रिय गैस होते हैं, ये बंद ही नहीं बनाते, ठीक है। और ये बंद बनाएंगे भी क्यों, इसके पास लास्ट में होता क्या है, जो दूसरा आवर्त होता है उसमें लास्ट 2s और 2p ही होता है। 2s और 2p में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो फुलफिल्ड इसमें हो रखे हैं, S में 2 आते हैं, P में 6 आते हैं, तो इसमें जितने चाहिए थे इसने पूरे फुलफिल्ड कर रखे हैं, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट क्यों करेगा, अगर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, 0। तो अपन इसमें नियोन वगैरह या जो भी नोबल गैसेज होती है, नोबल गैसेज की नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है 0, तो अपन इसको कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं, बाकी के भी अपन देख ले, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये कैसा विन्यास बना लेगा, नियोन जैसा विन्यास बना लेगा। और नियोन जैसा स्थायी विन्यास पाने के लिए इसको, या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट सबसे ज़्यादा करेगा। तो वैसे तो हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ही होती है, लेकिन इनकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे अपन ने IE और EA में ट्रेंड्स देखे थे कि किधर घटता है किधर बढ़ता है, ऐसे ही अपन ने सिमिलरली रेडियस में भी देखे थे और एक किस में देखे थे, जेड इफेक्टिव में देखे थे। लेकिन इसमें अपन को स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कितनी होती है, तो ये याद करनी है। इसकी मान लो 4.0, फिर 0.5 से माइनस करते जाओ, और इसकी होती है 2.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज़्यादा किसी की याद नहीं करनी है, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी याद रखनी है अपन को। अब जैसे माना मैंने ले लिया एक कार्बन और ऑक्सीजन का बंध, ठीक है, तो इसमें मैं पूछती हूँ कि किसके ऊपर माइनस आ जाएगा और किसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाके चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5 और कार्बन की कितनी होती है 2.5। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर तो आ जाएगा आंशिक माइनस और इस पर क्या आ जाएगा आंशिक प्लस। यही है, अपन को यही चेक करना है। इसको पहले आप उतार लो, उसके बाद अपन आगे का देखते हैं, ठीक है। उतार लिया होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो भी ट्रेंड्स होते थे वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ स्केल्स आते हैं। उन स्केल्स में जैसे पॉलिंग का स्केल आएगा, मुलिकन का स्केल आएगा, अल्फ्रेड रोसो का स्केल भी आता है, लेकिन मेनली अपने 2 ही स्केल काम में आते हैं। तो अपन पहले पढ़ते हैं पॉलिंग स्केल, ठीक है। पॉलिंग स्केल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने का पॉलिंग स्केल है। पॉलिंग स्केल के लिए अपन देखेंगे, अपन पोलिंग स्केल देख रहे हैं। पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग होगा क्या, पहले अपन को डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल के अकॉर्डिंग होगा कि ये होगा EAB माइनस EAA प्लस EBB बाई 2। अब ये EAEB क्या है ये देखना है। पहले इसका नाम होता है
आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। EAB है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB, ठीक है। EAA है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA। EBB है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BB, ठीक है। ये तीनों अपन को लेके किस में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ऐसे रिएक्शन दिया हुआ आएगा A2 प्लस B2 और ये बनेगा AB, ठीक है। अब देखो एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है, तो पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, जैसे माना मेरे पास ये A है, ये A है, ठीक है। तो इसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, तो ना तो इस पे कोई प्लस आएगा, ना इस पे प्लस आएगा, ना इस पे माइनस आ जाएगा, ना इस पे माइनस आ जाएगा। तो किसी पे अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उस पर क्या नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। और अगर कोई चार्ज नहीं आएगा तो उस स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, ठीक है। ये एक मेरे पास हो गया A और B। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पे ज़्यादा है तो इसका आ जाएगा डेल्टा माइनस और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। तो अगर इन पे चार्ज आ गया, चार्ज जनरेट हो गया, चार्ज जनरेट हो गया तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पोलर स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, पोलर वो होता है जिसपे प्लस और माइनस आ जाता है, नॉन पोलर वो होता है जिसपे प्लस और माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहाँ पे तो क्या होगा, पोलरिटी आएगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा वहाँ पे क्या, पोलरिटी नहीं आएगी। ये वाली चीज़ समझ में आ गई है, एक बार ये देख लो। ठीक है, अब ना इसका अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो अपन ने डेल निकाला है, डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब चेंज, या आप ऐसे मान लो कि इसको डेल तो ये अलग है और डेल्टा ये अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आ जाएगा रूट ऑफ डेल, मतलब ये पूरे का क्या हो जाएगा, रूट। और ये अपने पास किस में आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अगर एक तो किलो जूल पर मोल में भी आ सकता है, ठीक है। अगर किलो जूल पर मोल में आएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना किलो जूल होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96.45 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 23.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो अगर अपन इसको, ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए तो इसको सीधा निकाल देंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। अगर अपन को ये किलो जूल पर मोल में चाहिए तो अपन को क्या करना है, डेल बाई 96.45, ठीक है। और इसको सोल्व करने पे आएगा अपने पास 0.02 और ये आ जाएगा डेल, ठीक है। और अगर अपन को ये किलो कैलोरी पर मोल में चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, डेल 23.08, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.208 रूट डेल, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल से निकालने से अपन को क्या करना है, डेल बराबर पहले ये वाली स्पीसीज, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है A और B की, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी A की, ये B की, और ये बाई 2, ठीक है। जो भी डेल यहाँ से आपको निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपन को यूनिट कन्वर्जन में काम में आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96.45 किलो जूल पर मोल। तो अगर किलो जूल पर मोल में अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पूछा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ये है ये,
ठीक है। अगर ये डिफरेंस अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो सीधा ये आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में पूछा है तो ये आ जाएगा, ये वाला ये डायरेक्ट याद रख लेना, और इसमें किलो कैलोरी पर मोल में पूछा है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो पोलिंग स्केल समझ में आया। इसके बाद में अपन देखेंगे मुलिकन स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट कन्वर्जन, बहुत काम में आता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मुलिकन, ठीक है। तो मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग एक्स मुलिकन, उसमें तो क्या होता था, एक पोलिंग और मुलिकन में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पोलिंग होता है उसमें तो ये आएगा कि दो के बीच का डिफरेंस निकलता है, जैसे ए और बी का डिफरेंस निकलता था। लेकिन जो मुलिकन है वो स्पेसिफिक एक एटम का होता है, स्पेसिफिक एटम का निकालते हैं इसमें से, ठीक है। तो स्पेसिफिक एटम के अकॉर्डिंग, जैसे माना अपन ने ए एटम का निकालना है तो ए एटम का अपन को क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता होना चाहिए, और उसका आई या आई पी पता होना चाहिए, और डिवाइड कर देना 2 से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी किसकी, मुलिकन की, ठीक है। एक ये आ गया। एक और होता है कि अगर आपको पोलिंग का आ गया और आपके पास मुलिकन का आ गया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ये है, पहले आपको पोलिंग का निकालना है। पोलिंग के लिए अपन को आयनिक रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, वो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ सकती है। अपन को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी पर मोल में, किलो जूल पर मोल में करना है तो 96.45 आ जाएगा, और अगर किलो कैलोरी पर मोल में करना है तो 23.08 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यूनिट कन्वर्जन याद रखना, ये किलो जूल पर मोल है, ये किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर अपन को एक बेसिक डिफरेंस क्या था, उसमें 2 का डिफरेंस निकलता है, इसमें इंडिविजुअल एटम का निकलता है। इंडिविजुअल एटम के लिए कुछ नहीं, अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, अपन को जैसे कार्बन का निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अपने पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए उसका, और एक अपने पास क्या होना चाहिए, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसका ये आ जाएगा, ठीक है। और एक अगर पोलिंग और मुलिकन में अपन को दोनों में, जैसे अपन को पोलिंग का दे दिया और मुलिकन में अपन को वो निकालना है, तो अपन क्या कर देंगे, 2.8 वाला पॉइंट इसमें, जैसे अपन को मुलिकन वाला दे रखा है और अपन को पोलिंग वाला निकालना हो तो उसको डिवाइड कर देंगे 2.8 से। अगर अपन को पोलिंग वाला दे रखा है, मुलिकन वाला निकालना है, तो इसको इन दोनों से इंटू कर देंगे तो अपन को किसका मिल जाएगा, मुलिकन वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यही दोनों अपने काम के हैं। अपन ने पढ़ ली पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्डेड फॉर्म में डायटोमिक रूप में इसको निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखा जाता है कि क्या क्या इसमें वेरिएशंस आ जाएंगे, इफेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एस करेक्टर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एस करेक्टर किसमें कितना % पाया जाता है, ये अपन ने देख लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे, इसके स्केल्स दो स्केल्स हैं, एक तो पोलिंग स्केल आ जाएगा, एक मुलिकन स्केल आ जाएगा। मुलिकन स्केल बहुत सिंपल सा है, जनरली फॉर्मूला मुलिकन और पोलिंग स्केल से नहीं पूछा जाता है, लेकिन पोलिंग और मुलिकन का जो रिलेशन होता है उससे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या होता है, पूरा पीरियडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है, उसमें जितने भी पीरियडिक जो भी चेंज होना था वो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आएगा वो केमिकल बॉन्डिंग आएगा, और केमिकल बॉन्डिंग में बाकी चीज़ें जैसे कुछ लोग करते हैं इसके साथ ही पढ़ा देते हैं, जैसे ये आ गया, कुछ और चीज़ें भी आती है, लेकिन इसके साथ मैं ये नहीं करवाऊंगी। आगे वाला जो भी चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग वाला, तो उसके साथ वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, डेंसिटी आ गई, तो वो वाली चीज़ें अपन किसके साथ देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के साथ देखेंगे। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।